हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद ITI में। तो फ्रेंड्स, बार की जो हमारी स्पेशल साइंस की क्लासेस चल रही थी उसका आज हम लोग तीसरा सेट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धचालक का उदाहरण है। तो अर्धचालक, तो इसमें हमारा क्या होता है, एक चालक होता है, एक अर्धचालक होता है और एक कुचालक होता है। तो इसमें हमारा अर्धचालक का उदाहरण पूछा है। तो आपको बता दें हम लोग, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों हमारे किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक के उदाहरण। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन न होइएगा, इसमें से कोई भी आपको एग्जाम में दे सकता है। और देखिए, जो लकड़ी हमारा ये क्या है, कुचालक है। लकड़ी, प्लास्टिक जो ये सब हो गए हमारे क्या होते हैं, सब कुचालक होते हैं। तो अर्धचालक में कौन कौन हो गए हमारे? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो जो अम्लों का राजा कहते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 हमारा इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका रासायनिक सूत्र आपको पता ही होगा, HCl होता है। ठीक है, तो अम्लों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुप्रस्थ तरंग में हमारी कौन सी तरंगें आती हैं? तो फ्रेंड, इसमें जो हमारी आती हैं प्रकाश की तरंग जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब एक ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? जब प्रकाश की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं तो ध्वनि की तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी हमारी ध्वनि की तरंग। एक नाम आ रहा है पराश्रव्य तरंग। तो जो पराश्रव्य तरंग जो होती है हमारी, ऐसी तरंगे जिनको मनुष्य सुन नहीं सकता। मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य सुन नहीं सकता। ऐसी तरंगे जिसको मनुष्य सुन नहीं सकता उसको हम लोग पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हुए। पहला पूछा था कि अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती हैं, तो हमारी जो प्रकाश की तरंग होती है वो हमारी अनुप्रस्थ तरंग होती है। और ध्वनि तरंग की बात किया है तो जो हमारी अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो हमारी ध्वनि तरंग होती है। और तीसरा हम जो बोले हैं कि ऐसी कौन सी तरंग जिसको मनुष्य सुन नहीं सकता, तो हमारी जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उसको मनुष्य सुन नहीं सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपके बार का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, क्योंकि बार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम जल्द ही कराया जाएगा। तो इसमें आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज आपका है, जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, अगर इसको आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप लोग का जो टेक्निकल पढ़ना बेकार है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 40%, जिसको नोटिफिकेशन में दिया गया था कि आपको 50 में 40% लाना है। तो 40% का मतलब आपको 20 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। तो 20 क्वेश्चन में सही करने हैं तो आपका 20 क्वेश्चन का मैथ होगा। उसमें से अगर आप लोग 10-12 कर ले जाएंगे और 5-6, और इसमें 20 में साइंस में अगर 10 कर ले जाएंगे तो आपका मैथ और साइंस से मिलाकर ही आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके क्वालिफाई पर डिपेंड करेगा। तो हमारी जो साइंस की क्लासेज चल रही हैं फ्रेंड्स, ये आपके उसी लेवल की क्लासेज हैं जो आपके बार के जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं, पिछले एग्ज़ाम्स, उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आपको हम लोग लाए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, ताकि आप लोगों को बार के एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिल सके। चलिए, जितने भी क्वेश्चन आपको हम साइंस के करा रहे हैं, सबके हम लोग उसके जितना भी वो संभवतः क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से हम पूरी तरह कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देर न करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो क्या कह रहा है हमारा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इसमें कहने का अर्थ इसका है कि प्रतिध्वनि यानी जब कोई मनुष्य कुछ बोलता है तो जो परावर्तक सतह यानी कोई सतह होती है, दीवार हो गई चाहे कुछ भी हो गया, ध्वनि वहाँ से क्या होती है, जब वह टकराती है तो पुनः जो मनुष्य के कानों में दोबारा आती है। तो वह कह रहा है न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे वह उसको क्या कर सके, वो सुन सके। तो वह न्यूनतम दूरी हमारी कितनी होती है, 17 मीटर होती है। अगर न्यूनतम इतनी दूरी है तो मनुष्य क्या करेगा, उसको सुन लेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है।
अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो यह हमारी दूरी कितनी होती है 25 मीटर। यह आपको कहाँ मिलेगा, यह आपके फिजिक्स के पोर्शन में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें देखिए बोल रहा है कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। अभी इसके पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो कितना दिया गया था 25 सेंटीमीटर दिया गया था। कितना 25 सेंटीमीटर जो था हमारा कितना था, न्यूनतम था। चलिए पीछे एक क्वेश्चन हम लोग जो अभी पढ़े हैं उसको एक बार देख लेते हैं। यह जो आपको दिया गया था यह आपका 17 मीटर में था, यह आपका 17 मीटर था, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया गया है सामान्य आँख के लिए जो न्यूनतम सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो वो आपका कितना होता है, वक्रत अनंत पर होता है। यानी सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होगा और न्यूनतम बिंदु जो हमारा होगा वह क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो जो हमारा कैप्सूल होता है, जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, उसमें जो कैप्सूल का जो आवरण, जो प्लास्टिक का आवरण होता है वो हमारा स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। इसलिए वो हमें नुकसान नहीं करता है, हमारे शरीर के अंदर जाने पर वो क्या होता है, गल जाता है, ठीक है। और एक कैल्शियम कार्बोनेट का नाम आ रहा है। तो यह हमारा जो अंडे का आवरण होता है, जो हमारा अंडे का आवरण होता है फ्रेंड्स, वो हमारा किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अंडे का आवरण। एक नाम आ रहा है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का नाम आ रहा है। तो आपको बता दें कि डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी हो जाती है। जब डिहाइड्रेशन होता है हमारे शरीर में तो किसकी कमी हो जाती है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन रहा है, हमने ऑप्शन देखा तो एक क्वेश्चन तैयार हुआ आपका कि डिहाइड्रेशन से किसकी कमी हो जाती है शरीर में, तो हमें सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर यूज होता है उसको ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो आपको बता दें कि हम कि अमोनिया गैस का, किस गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग, अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे पूछ देगा अगर कभी कभी आपको कि जो रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे, तो आप उसको नाम बता दें हम लोग, मैंजीफेरा इंडिका, उनका नाम क्या है। इसके आविष्कारक जो थे मैंजीफेरा, नाम लिख देते हैं आपको, मैंजीफेरा इंडिका, उनका नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। यह हमारे रेफ्रिजरेटर के क्या हैं, आविष्कारक हैं। और इसमें जो हम लोग ठंडा करने के लिए गैस यूज करते हैं वह कौन सी गैस है, अमोनिया गैस है। एक नाम आ रहा है थर्मोस्टेट का, एक थर्मोस्टेट का नाम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, तो आपको हम बता दें कि जो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें एक समान ताप को बनाए रखने के लिए, अब उसके ताप को एक समान बनाए रखने के लिए हम लोग इसमें थर्मोस्टेट का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो उसका तापमान क्या होता है, एक समान बना रहता है, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको तैयार हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक तार्किक क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए। एक होता क्या है कि अगर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए, अगर हम लोग फ्रिज का दरवाज़ा अगर खोल दें, क्या करें, अगर उसको खोल दें तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर उसके बाद हम इसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने सही बताया है या गलत बताया है। तो आपको फिर से एक बार हम बता दें, क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बार के, वहाँ से आप लोग अपने डिस्कशन भी कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, और आपके सभी सवालों का वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है। तो फ्रेंड्स गोबर गैस से जो हमारी गैस प्राप्त होती है वह हमारी होती है मेथेन,
गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन प्राप्त होती है। और कहीं कहीं आपको पूछ देगा कि बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है। एक तो यहाँ पे आया कि गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस तो मीथेन है। अगर पूछ दे, अगर क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे कि बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो आप लोग उसको क्या बताएंगे? मीथेन बताएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है आपका कि गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? अब गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? जब बात हो रही है गोबर गैस की, तो इससे जितने संभवतः क्वेश्चन बनते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो गोबर गैस के जो आविष्कारक हैं संयंत्र के, वो सीबी देसाई हैं। कौन है? सीबी देसाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 3 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हुए हैं। एक, गोबर गैस से कौन सी गैस यूज होती है? मीथेन होती है। या बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन है। और अगर बात करें कि इसके आविष्कारक कौन है, तो सीबी देसाई है। यहाँ पे 2 गैसें यहाँ पे आपको आ रही हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो यह किसकी गैसें हैं? यह एलपीजी की प्रमुख गैसें, उसमें प्रमुख संघटक है। ये एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती हैं? तो हमारी ब्यूटेन और प्रोपेन होती हैं। एक बार सभी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। हम क्वेश्चन को रिपीट आपको बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में हमेशा के लिए बना रहे। और आप लोग अगर 1-2 बार वीडियो अगर फिर और देख लेते हैं तो फिर आपके माइंड में हमेशा के लिए बना रहेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बन रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है कि गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? तो हमारी कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। इसके आविष्कारक कौन है? सीबी देसाई हैं। ये एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। ठीक है, एलपीजी का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड प्रेशर गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस। चलिए, अब बोल रहा है अम्ल वर्षा होती है। अब अम्ल वर्षा की बात कर रहा है, तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 और NO2 के कारण होती है। ध्यान दीजिए, SO2 और NO2 के कारण हमारी क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। एक यहाँ पे नाम आ रहा है CO2 का, इसके हम यूज बता दें कि सोडा वाटर बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या? सोडा वाटर। सोडा वाटर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? CO2 का यूज करेंगे। और जो अम्ल वर्षा होती है वह SO2 और NO2 से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पेट के एग्ज़ाम में जब हमने एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट बार जब पेट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमारा ये क्वेश्चन आया था। पूछा था मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है? तो वह क्या था? हमारा नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रेयान शब्द की बात आ रही है। तो जो रेयान होता है यह क्या होता है? यह जो होता है सेलुलोज से बना, यह क्या है? कृत्रिम रेशा है। जो रेयान क्या है? कृत्रिम रेशा है। लेकिन मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था? वह नायलॉन था। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये मिल जाएगा कि बोल रहा है इसमें कि फलों का अध्ययन। पहले एक क्वेश्चन बनेगा फूलों का अध्ययन, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा फलों का अध्ययन। पहले हमसे क्या पूछा है? फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन फ से फोमोलॉजी, फलों का अध्ययन फोमोलॉजी, लेकिन फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। देखिए दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसके बस आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। यह फलों की बात कर रहा है, यह फलों की बात कर रहा है, यह फूलों की बात कर रहा है। तो फलों की बात करेगा तो पोमोलॉजी, फूलों की बात करेगा तो एंथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ से अच्छे क्वेश्चन तैयार होंगे, क्योंकि इसमें से कभी कभी एग्जाम में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जल में भी कौन सी विटामिन घुलनशील है और वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है कि गई भैंस पानी में तो जल, तो गई भैंस पानी में, भैंस गई तो कौन गया? बी और सी, भैंस। भैंस से क्या शब्द आएगा? बी और सी। इसको आप लोग ट्रिक बैठा लीजिए कि जल में गई, पानी में गई, कौन गया? भैंस गया। तो भैंस के लिए क्या हो जाएगा? बी और सी। यानी जल में बिले विटामिन कौन सी हो जाएंगी? बी और सी। और उसके अलावा जो भी विटामिन बचेगी हमारी बी और सी को छोड़ के A, D, E, K
ये हमारी वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगी। एक बार फिर से देखिए, विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन हमारी जो है बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन जो हमारी ए, डी, ई और के हो जाएगा। इसको आप कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। पूछ रहा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है हमारा, उसको हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है हमारा यहाँ पे, सेरेब्रम शब्द से एक और क्वेश्चन तैयार होता है यहाँ पे, कि पूछता है कि इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जाती है? जो इत्र की पहचान की जाती है, अगर कोई व्यक्ति अगर इत्र लगा के जा रहा है, सेंट लगा के जा रहा है, तो उसकी पहचान आपको जो आपके मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, इसी के द्वारा की जाती है। ठीक है। एक अल्जाइमर शब्द आया, इसको पहले भी हमने इसका जिक्र किया था। मस्तिष्क शब्द का नाम आया तो इसको भी हम बता दें कि अल्जाइमर रोग में जो मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप बता देंगे मस्तिष्क प्रभावित होता है। जब आपको अल्जाइमर रोग होता है तो आपका कौन सा अंग प्रभावित होगा? आपकी मस्तिष्क प्रभावित होगा। ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको तैयार हो गए होंगे, आशा कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब देखिए, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है, तो बता दें कि कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट दिया जाएगा। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो नाम आ रहे हैं, यह क्या है? सुक्रोज में होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा सुक्रोज में होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज में होता है। एक फ्रक्टोज शब्द का नाम आ रहा है, तो यह शहद का मुख्य घटक है। जो फ्रक्टोज हमारा है फ्रेंड्स, यह शहद का मुख्य घटक होता है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए, यह शहद का क्या होता है? शहद का मुख्य घटक। शहद का जो मुख्य घटक हमारा क्या होता है? फ्रक्टोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो आया, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हमारे होते हैं सुक्रोज के उदाहरण होते हैं। और फ्रक्टोज क्या होता है? शहद का मुख्य घटक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मानसिक एवं शारीरिक विकास क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो किसकी कमी के कारण होता है? तो आपको बता दें, यह थायरॉक्सिन की कमी के कारण जो हमारा होता है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास क्या होता है? रुक जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन की कमी से बता दें कुपोषण होता है। क्या होता है? कुपोषण की जो बीमारी होती है हमारी, वह प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से? कुपोषण की जो बीमारी होती है हमारी, यह प्रोटीन की कमी से होती है। एक अगला क्वेश्चन देखिए, थाइमस ग्रंथि विलुप्त हो जाने के कारण। अब थाइमस ग्रंथि क्या है, इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। थाइमस ग्रंथि, बस आप लोग मेहनत से लगन से हमारे साथ बने रहिए। आपको साइंस के एक से टॉप क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। एक थाइमस ग्रंथि विलुप्त हो जाने से क्या होता है, तो बता दें कि जो मनुष्य में बुढ़ापा जो होता है, वह अगर थाइमस ग्रंथि क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। उसी के कारण क्या होता है? मनुष्य में बुढ़ापा आता है। अगर हमारी थाइमस ग्रंथि अगर विलुप्त नहीं होती तो मनुष्य में बुढ़ापा नहीं आता। तो यही ग्रंथि जो होती है जिसके विलुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपको तैयार हो गए होंगे, आशा कर रहा हूँ अच्छे से एकदम। एक क्वेश्चन आ रहा है, परम शून्य तापमान होता है। तो परम शून्य तापमान जो होता है फ्रेंड्स हमारा -273 डिग्री सेल्सियस, दशमलव यहाँ पे कुछ 1.15 डिग्री सेल्सियस इस तरह होता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस हमारा परम शून्य तापमान होता है। एक यहाँ पे आता है कि सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसें क्या करती हैं? शून्य आयतन घेरती हैं। वह आयतन घेरती ही नहीं है, उनका आयतन रहता ही नहीं है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? -273 डिग्री सेल्सियस पर वह शून्य आयतन घेरती हैं। 2 क्वेश्चन तैयार हुए हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्वथना वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं?
तो बता दें पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बात आ रहा है, क्वथनांक बढ़ने के कारण अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक कब बढ़ेगा? जब अशुद्धियाँ मिली होंगी। अशुद्धियों से क्या होता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, आपको बताए थे सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो हमारी CO2 गैस प्रयुक्त होती है सोडा वाटर बनाने के लिए। एक अवगाद्रो संख्या, यहाँ पे नाम आएगा एवोगाद्रो। यह क्वेश्चन आप लोग केमिस्ट्री में आपको आया होगा, अवगाद्रो संख्या, इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एवोगाद्रो संख्या या एक मोल, एक अवगाद्रो संख्या, ये एक मोल बराबर कितना होता है? तो आपको बता दें 6.023 गुणे 10 के घाते 23 होता है। यह क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। अगर कहीं अवगाद्रो संख्या की बात करें या एक मोल की बात करें तो वहाँ पे आप लोग क्या लगाएंगे? 6.023 गुणे 10 के घाते 23 लगाएंगे। अब एक देखिए यहाँ पे 2.2 और 2.4 एक साथ दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो 2.2 क्या होता है? तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व, हीरा का जो आपेक्षिक घनत्व होता है बता दें आप लोगों को हम, तो वह कितना होता है? आपेक्षिक घनत्व वह 2.2 होता है। ठीक है, वह हमारा 2.2 हो जाएगा। अब 2.4 एक साथ यह क्या होता है? तो यह हमारा हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक हमारा कितना होता है? तो हमारा हीरा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 2.417 हमारा हीरा का अपवर्तनांक हो जाएगा और 2.2 हमारा हीरा का अपेक्षिक घनत्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं। तो ऐसे ही क्लासेस को कंटिन्यू रखने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही आगे की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे की क्लासेस के लिए मेहनत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।